हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे क्वेश्चंस बताऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ हिंदी में क्या आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा तो आपको जाके एग्जाम में लिख सकते हो खुद की भाषा में। तो चलिए वही कीजिएगा, एक बार देख के समझ जाइए और मैं समझा दूंगा तो समझ ही जाइएगा। चलिए देखते क्या क्या सवाल है जो अपने एग्जाम में प्रबल संभावना है। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक काम जरूर कीजिए, आपके जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि बच्चे के दंतुन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बच्चा जब दोस्तों छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो क्या ही होता है ना, क्या ही दिखता है, किसी को भी मन को मोह लेता है। तो वही कह रहा है कि कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, बच्चे के दंतुन मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह उसके सुंदर और मोहक मुख पर छाई मनोहरी मुस्कान से प्रसन्नता से भर उठता है। दोस्तों कोई भी अगर छोटे बच्चे का मुस्कान देगा तो प्रसन्नता से भर ही उठेगा। क्या ही मनमोहक मुस्कान होता है छोटे छोटे बच्चों का, उसके मन में कुछ भी नहीं होता, पाप नहीं होता है, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से वो कह रहा है, उसे ऐसा लगा था कि वह धूल दूसरे से चेहरा किसी तालाब से तालाब में खिले सुंदर कमल के फूल के समान था। और उधर धूल दूसरे मतलब धूल से भरा चेहरा कि किसी तालाब में सुंदर फूला खिला कमल के जैसा दिख रहा था जो उसकी झोपड़ी में आ गया था। कभी उसे एक टक देखता ही रह गया था, कभी ऐसा लग रहा कभी को समान उसकी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी कि दोस्तों उस बच्चे का मुस्कान देखकर मरा हुआ आदमी भी जीवित हो उठेगा, इस प्रकार कवि कह रहे हैं। इतना मतलब मनमोहक दृश्य था वो उस बच्चे की मुस्कान। ऐसे ही बच्चों का मुस्कान काफी मनमोहक होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है संगतकार। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक एक बार जल्दी जल्दी समझ रहिए, ठीक है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं। संगतकार जो होते हैं ना, संगतकार कौन होता है, तो जो गायक जो मेन मुख्य गायक होता है ना उसको पीछे से ताल देते हैं, जो उसको सहयोग करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, उसको संगतकार बोलते हैं। तो संगतकार निम्नलिखित रूपों से नायक नायिकाओं की मदद करते हैं। पहला पॉइंट देख क्या है, वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उसकी आवाज का बल बढ़ाते हैं। क्या बोल रहा है, वह अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाता है। आप लोग देखे होंगे एक मेन गायक कोई गाता है और उसके पीछे सुर देकर कई सारे गायक गाते हैं, तो उसको बोलते हैं संगतकार, ठीक है। उसकी आवाज को और अच्छा करते हैं। वो एक गायक द्वारा और कही जाने वाली कहीं गहरे चले जाने पर, हाँ, वो एक गायक द्वारा और कहीं गहरे चले जाने पर उनकी स्थायी पंक्ति को पकड़े रहते हैं तथा मुख्य गायक को वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। आप लोग देखते हैं कभी जो गाना गाते गाते मतलब क्या ही एकदम रम जाते हैं, ठीक है, तो वो एकदम सुर ताल छोड़कर चल जाते हैं, एकदम रम जाते हैं। तो क्या जो गायककार संगतकार होते हैं वो उसको पकड़े हुए रहता है, ठीक है। मूल गायक फिर वापस मूल स्वर पर ले आते हैं मुख्य गायक को। वो मुख्य गायक की थकी हुई टूटती बिखरती आवाज को बल देकर सहयोग देता है। दोस्तों मुख्य गायक पूरा गाता रहता लगातार तो वो थक जाता होगा, तो थकी हुई को उसको सहयोग देते हैं। उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते, बिखरने नहीं देते। मतलब मान लो कभी गायक गाते गाते थक गया, ठीक है, तो उस वक्त उसको सहारा कौन देते हैं, उसको संगतकार देते हैं। तो पीछे से हमेशा उसको मेन गायककार को सहयोग करते हैं, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल और बहुत आसान भी है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे भैया। तो देखो, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी भैया। देखो उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत ही सम्मान करते थे, ठीक है। देखो जो कैप्टन थे ना दोस्तों, वो चश्मा बेचते थे, वो फेरी करते थे, लेकिन उसको अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाकी जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। और इसलिए दोस्तों वो हर रोज जो चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति था ना, उसमें चश्मा हर रोज बदल दिया करता था, ठीक है। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था। इसीलिए सेनानी न होते भी चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे, क्योंकि उस सेनानियों का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे, आदर करते थे। बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हो। तो देखो क्या बोल रहा है, इस पर लेखक ने हम में नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा, ठीक है। इस पर लेखक ने बैंक किया है कि अभी इस दिखावे के अरे यहाँ पर दो मिस्टेक है। इस पर लेखक ने बैंक किया है कि अभी इस दिखावे के दौर में बिना विचार और घटना के भी कहानी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेखक ने क्या किया है, बैंक किया है। मतलब क्या ये सच में थोड़ी हो सकता है, लेखक ने हंसा है इस बात पर कि अरे भाई ऐसा हो सकता है क्या, अभी के दौर में बिना विचार और कहानी बिना विचार और घटना की कहानी लिखा जा सकता है। बिना घटना बिना विचार बिना पात्र की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अतः जब घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। दोस्तों जब कोई घटना घटेगा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा हाँ ये घटना घटा है। तो बिना पात्रों के कुछ होगा वैसे, बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे। अगर कुछ पात्र ही नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है, तो कुछ कैसे घटेगा,
कुछ कैसे होगा, इसलिए इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। समझ रहे हो, कहानी लिखोगे तो पात्र तो कम से कम चाहिए ना कि हाँ हम इस पर कहानी लिखेंगे, वही नहीं होगा तो कहानी कैसे होगा। अगला सवाल है, लेखिका के अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। दोस्तों एक बार पहले बता चुका तो जस्ट थोड़ा सा देख लो। मैं लेखिका मन्नू भंडारी के अपने पिता से वैचारिक टकराहट था। लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु ये स्त्रियों का दायरा चार दीवारों के अंदर ही सीमित रखना चाहते, ठीक है। वो क्या बोल रहे, वो स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में नहीं थे, बट वो चाहते थे कि स्त्रियां चार दीवार के अंदर ही रहे, ठीक है। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी, खुले विचारों वाली महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे। लेखिका दोस्तों जो पिता थे लेखिका का, वो लड़कियों की शादी जल्दी करने के पक्ष में था, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम भाग लेकर भाषण देना उसके पिता को पसंद नहीं आया था, ठीक है। लेखिका के पिता चाहते थे, देखो वो ये नहीं चाहता था कि लेखिका पढ़े नहीं, बिल्कुल पढ़े, लेकिन पढ़ लिख कर काम करे, आगे बढ़े, ये नहीं चाहता था लेखक के पिता, ठीक है। वो पढ़ लिख कर घर में रहे, यही चाहता था लेखक के पिता। बट लेखिका ये नहीं चाहती थी, लेखिका चाहती थी हम पढ़े लिखे, अपना काम करें, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करें, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों का विचारों में भिन्नताएं थी। अगला, एक कहानी यह भी पाठ क्या संदेश देता है। वही मन्नू भंडारी वाला जो कहानी उसी में बोल रहा है। तो इस पाठ से संदेश मिलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को भी है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि आंदोलन के मार्ग में बड़े बूढ़े बाधक बन सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे, इसमें बाधक हो सकते हैं बहुत कोई, बट हमें हमेशा अपने क्या आंदोलन में मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने परंपराओं और पूर्वजों से नहीं कर हम अपने परंपराओं और पूर्वजों से नहीं कर सकते, किसी न किसी रूप में वे हमारे व्यक्तित्व को अवश्य प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हम अपनी परंपराओं और पूर्वजों से नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस कहानी में बताया जिस प्रकार लेखक के पिताजी उनका विरोध कर रहे थे, उनको स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने नहीं दे रहे थे, तो उस प्रकार कहा जा रहा है कि इसमें हम अपने पूर्वजों से नहीं कर सकते, हम पूर्वजों को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी न किसी रूप में वो हमारे व्यक्तित्व आशय को अवश्य प्रभावित करते। इस प्रकार लेखिका के पिताजी उनको रोक रहे थे, उसी प्रकार रुकावट आई। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, कोई बाधक नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आप चाह लोगे हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो जरूर कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल। तो ये कहानी पाठ का संदेश क्या है कि सिर्फ पुरुषों को भाग लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि महिलाएं भी भाग ले सकती है, वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकती है। अगला, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत दोस्तों गृहस्थी थे, ठीक है, गृहस्थ ही थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो याद रखना गृहस्थ थे, लेकिन वो साधे कहलाते थे। क्यों कहलाते थे, देखो कुछ कारण लिखा मैंने। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उनके गीत गाते थे। क्या कबीरसों के आदर्श पर चलते थे, कबीर के आदर्श पर चलते थे, उनके गीत गाया करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते थे, ठीक है। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, बिल्कुल खराब व्यवहार रखते थे, सच बोलता था। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही किसी से झगड़ा करते। किसी से बात करने में कोई शर्म नहीं और ना ही किसी से झगड़ा करते। किसी की चीज छूते न थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते। दोस्तों किसी की चीज वो छूते नहीं थे, ठीक है, और नहीं व्यवहार में लाते थे। कुछ खेत में पैदा होता, कुछ भी अगर खेत में दोस्तों पैदा होता, सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे कबीरपंथी मठ ले जाते, वहां से उसे कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता, उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते। सोचिए किस प्रकार के आदमी थे, खुद मेहनत करके जो भी उगाया उसको कबीरपंथी मठ में ले आते, मठ के लोग उसे जो कुछ देते वो वापस घर लेते, उसी से अपना गुजर बसर करते। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था, समझो, लालच बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों कभी यहाँ पर और एक चीज़ था किताब में कि कभी कभी वो इतना स्ट्रांग हो जाते हैं बाल गोविंद भगत, मतलब इतना क्या बोलते कि किसी दूसरे खेत में शौच तक नहीं करने जाते थे, समझ लो। तो ये चीज़ है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को दोस्तों सुशील वाद्य कहते हैं। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। क्या बोल रहे, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को ही सुशील वाद्य कहते हैं। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो, ठीक है, मतलब शहनाई जैसे ही। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है और इसीलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशील वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशील वाद्यों के शाख उपाधि दी गई है। समझ लो सुशील वाद्य क्या है। सुशील वाद्य तो शहनाई को ही बोल रहा है कि सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो सुशील वाद्य मतलब शहनाई होता है, इसका आवाज बहुत ही सुरीला होता है और दुनिया में कोई भी और दूसरा ऐसा सुशील वाद्य मतलब नहीं है जिस शहनाई से आवाज जैसा निकलता है, समझ लो। और इस प्रकार एक मंगल ध्वनि भी, और शादी ब्याह में देखते हैं शहनाई बजता है पेपर पेपर करके, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग 9 नंबर देखिए। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। देखो भोलेनाथ क्यों भूल जाता है, तो देखो ये दोस्तों माता कांचल से लिया गया है क्वेश्चन।
उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। मित्र मंडली उसे हर खेल व हुड़दंग के साथी है। उनके हाथ वो सब कुछ भूल जाता है, उनके साथ नहीं साथ। ठीक है, थोड़ा सा मेरा सर दर्द कर रहा है तो थोड़ा सा अगर कुछ गलती भी हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन देखो आगे, गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वो अपने पिता की गोद में रोने लगते, बिखल बिलखने लगते हैं। ठीक है, गुरुजी द्वारा कुछ गुस्सा अगर करते हैं थे, ठीक है, तो अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता था, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वो स्वयं को रोक नहीं पाता। दोस्तों हम लोग का अक्सर बचपन ऐसे बीता था कि अगर हम लोग स्कूल के शिक्षक डांटते थे, हम लोग रोते थे, ठीक है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर ठीक हो जाते थे, जाकर दोस्तों के साथ खेलते थे। क्या ही वो बचपन था ना। लेकिन अब वो बचपन कहाँ और हम कहाँ ना। परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता और उनके साथ खेलने चला जाता था। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा से आगे आगे कुछ नहीं लगती। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती। मतलब जो मार हुआ सब भूल गया, खेल मिला ना सब कुछ भूल गया। इसलिए रोना भूलकर वो दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगते थे। ठीक है, और इसलिए वो रोना भूलकर खेल की मंडली में मजा उठाने लगते थे। अगला सवाल है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। दोस्तों जॉर्ज पंचम वाली नाक, कहीं भी नाक नहीं मिल रही थी। ठीक है, देखो लास्ट में क्या किया, अखबार ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छापा लिया। ठीक है, अखबार ने दोस्तों जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से छापा ये पूछा है, तो बड़ी कुशलता से छापा था। क्या छिपा लिया, देखो जिंदा नाक लगाने की खबर कैसे छिपा लिया, अखबारों ने क्या छापा वो देखो। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। क्या कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। अखबारों ने सच्चाई नहीं दिखाई कि एक जिंदा आदमी का नाक काटकर जॉर्ज पंचम के नाक लगाई गई है। समझ रहे हो, वो अंग्रेज जो हमारे देश पर बरसों हमारे देश को गुलाम बनाकर रखे, और उस जॉर्ज पंचम के लिए इतना कुछ। समझ रहे हो, ये है भारत। ठीक है, जो दुश्मनों से भी प्यार करता है। तो दोस्तों समझिए, तो अखबार ने बहुत कुशलता का पूर्वक छाप दिया था। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि नाक का मसला हल हो गया, बट उसमें ये नहीं लिखा था पूरा डिस्क्रिप्शन में कि हाँ एक जिंदा आदमी का नाक काट कर लगा दिया, क्योंकि पत्थर की नाक नहीं था, जिंदा आदमी का नाक काट कर उसमें लगा दिया गया। तो ये चीज़ था, इस प्रकार से अखबार ने छुपा लिया। सब ये लिखकर कि नाक का मसला हल हो गया। मतलब हेडिंग में अखबार वाला ऐसे लिखते हैं ना, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। दोस्तों इसका अर्थ यह होता है, कभी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात आती है, ठीक है, जिस प्रकार हर चांदनी रात मतलब उजाले वाले रात के बाद अमावस्या की रात आती है, अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी दोस्तों सुखों के बाद दुख का आना निश्चित है। समझ लो, जिस प्रकार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात मतलब दिन के बाद रात होता है, उसी प्रकार दोस्तों मानव जीवन में भी सुख के बाद दुख अवश्य आता है, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। अतः मनुष्यों को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही चीज बोल रहा है कि हर रात, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक, अगला सवाल है, लखनवी अंदाज पाठ क्या संदेश देता है। ये दोस्तों 13-17 में पूछा गया है और भी पूछेगा एक बार। तो देखो क्या बोल रहा है, लखनवी अंदाज नाम पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना व्यावहारिक दृष्टिकोण विस्तृत न करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों लखनवी अंदाज में होता है ना कि लेखक ट्रेन के डिब्बे में जैसे इंटर करते हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि लखनऊ के आदमी बैठे होते हैं, ठीक है, वो खीरा काट रहे होते हैं, ठीक, तो वो लेखक से बात करना नहीं चाहते। इस प्रकार से जब लेखक उसमें एंट्री करता है तो जो लखनवी अंदाज यहाँ बैठे हुए थे लखनऊ वाले आदमी, उसका नाक बहुत सिकुड़ जाता है, जैसे लेखक को देखकर उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, उसकी जिसको कि उसके बोगी में लेखक इंटर हो गए। कुछ देर बाद लखनवी अंदाज वाले आदमी जो है वो लेखक को खीरा खाने का ऑफर देते हैं, तो लेखक नहीं खाते हैं क्योंकि उसका भी भैया आत्मसम्मान था। अभी तक वो आदमी उससे बात भी नहीं करता, अचानक से खीरा खाने बोल रहा है, हम क्यों खाएंगे, हम कोई लेला है क्या, ऐसा लेखक सोच रहे थे। ऐसा सोच नहीं रहे थे, लेकिन उसका खुद का आत्मसम्मान था। अब देखो इस आदमी ने क्या किया, अपना बढ़त दिखाने के लिए खीरा को बहुत ही अच्छा से काटा, उस पर नमक छिड़का, जीरा का पाउडर छिड़का, मिर्चा पाउडर छिड़का, अब उसको ऐसा करके नाक तक ले गया, सूंघा बाहर फेंक दिया, फिर सूंघा बाहर फेंक दिया। इस प्रकार से खीरा को पूरा खत्म कर दिया। तो वही लखनवी अंदाज है दोस्तों। तो लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रखना चाहिए। जिस प्रकार वो दिखा रहा था, ठीक, खीरा खा नहीं रहा था, बस सूंघ के फेंक दे रहा था, दिखा रहा था हम इतने बड़े आदमी हैं। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे व्यवहार को आचरण में भी दिखना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए कि हाँ वर्तमान क्या है, तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए। ठीक है, काल्पनिकता बस सोच रहे हैं, काल्पनिक में जी रहे हैं, कल्पना में जी रहे हैं, उसको छोड़कर जो वास्तव में जो चीज़ हो रहा है उसको अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव का सुबह और आएगा, उसको देख लेना।
ठीक, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी को जरूर शेयर कर देना ताकि आप लोग कोई वीडियो अपलोड करो उसको देखो। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, नेक्स्ट टाइम जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।